Hello, good morning to all. गुड मॉर्निंग सर। सब लोग ज्वाइन हो गए? आप लोग गुड मॉर्निंग। आप लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है? जब भी कोई जरूरी होगा तब तभी ऑन कीजिएगा, समझे? क्या कि आवाज आ रही है। हाँ, आप लोग सब लोग अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। जब जरूरी होगा तब माइक ऑन कीजिएगा, ठीक है? समझे? और अवनी, आप क्लास 6 में है ना, तो अभी क्लास 9 का फिजिक्स चल रहा है, तो आप राजीव सर के आईडी पे आप ज्वाइन कर सकती हो, ठीक है? आप लोग के ग्रुप में मैसेज किया होगा मीटिंग आईडी का, पासवर्ड का, क्लास 6 का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकती हो, ठीक है? अभी क्लास 9 का फिजिक्स चलेगा, ठीक है? यस। हाँ। एट पार्टिसिपेंट्स है। शुभम, सचिन, ज्योति। अवनी, आप क्लास 6 में जाएगी ना, तो अभी क्लास 9 का फिजिक्स चल रहा है। शुभम कुमार, मयंक, ज्योति, जिया, अरुणा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको 9th में? फर्स्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर सा मेजरमेंट है। मोशन। फर्स्ट चैप्टर आपका है मोशन। कभी कभी थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है? तो कभी कभी नेटवर्क स्लो होने के कारण थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। सेकंड क्या है? सेकंड चैप्टर Force and law of motion. सेकंड है फोर्स एंड लॉ ऑफ फोर्स है ना? Law of motion. थर्ड आपका है ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन। फोर्थ आपका है वर्क एंड एनर्जी। माइक, राहुल सिंह, माइक आप ऑफ कीजिए, आपका आवाज आ रहा है। सब लोग अपना अपना माइक ऑफ कीजिए, जब जरूरी होगा तब ऑन कीजिएगा। कुछ डाउट वगैरह पूछना हो तब ऑन कीजिएगा। फिफ्थ चैप्टर आपका है साउंड। यही 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, किसमें? फिजिक्स में, 9th में, ठीक है?
चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, मोशन। ठीक है, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो अगर लिखिएगा तो थोड़ा तेजी से लिख लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर है मोशन। अच्छा आप लोग बताइए, जो ए बॉय रनिंग ऑन द ग्राउंड, ये रेस्ट का एग्जांपल है या मोशन का एग्जांपल है? मोशन मोशन का मोशन 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 सब कोई मोशन रेस्ट, कोई रेस्ट भी बोला है? नो सर सब मोशन बोला है। तो मोशन हम भी मोशन ही ग्राउंड के बोल रहे हैं। रिस्पेक्ट में मोशन में रेस्ट भी हो सर, रेस्ट हाँ। में भी हो सकता है। सचिन बोल रहे हो? सचिन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर हम ऐसे अब आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब पूछेंगे तब बोलिएगा। ठीक है, देखिए अब हम ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। साइंस का अपना टर्म है, साइंस का अपना कॉन्सेप्ट है, उस बेसिस पे साइंस किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलती है और किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलती है। एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए ठीक है। तो साइंस का अपना कॉन्सेप्ट है, साइंस उस बेसिस पे किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलती है और किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलती है। तो साइंस क्या बोलती है? साइंस बोलती है, जो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it continuously changes its position with reference and time। वैसा वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, तो वैसा ऑब्जेक्ट को क्या बोलिएगा आप? मोशन में बोलिएगा। आप ऐसे नहीं कि जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट देखे तो आप उसको मोशन में बोल दीजिए, आप कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देखे तो उसको रेस्ट में बोल दीजिए। साइंस इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या होगा, डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, a body is said to be in motion if it continuously ये सी है आपका, continuously changes its position, with respect to reference and time। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम आपको ऐसे पूछे, जो कोई लड़का दौड़ रहा है ग्राउंड पे, तो वो रेस्ट में है, मोशन में, तो आप ऐसे मतलब जवाब नहीं दे सकते हैं जो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। आप सबसे पहले आपको डिफरेंस पॉइंट देखना पड़ेगा, जो हम किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। और सेकंड, जब आप रेफरेंस पॉइंट देख लोगे तो सब उसके बाद क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे रेफरेंस पॉइंट के बाद हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे जो इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें, हाँ, तो ग्राउंड पे ही है, ग्राउंड पे ही दौड़ रहा है, क्या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? रेस्ट में होगा, मोशन में आएगा? मोशन मोशन में आ जाएगा। मोशन। अगर ऐसे ही मान लीजिए कोई लड़का बाइक से निकला है घर से, ठीक है,
अगर उसको दुकान पे सामान लेने जाना है कहीं, तो दुकान पे सामान लेने जाना है तो वो बड़ा बाइक ड्राइव करके जाएगा। तो बाइक ड्राइव करके गए, घर से निकला, दुकान तक पहुंचा, सामान लेके फिर घर आया। तो थ्रू आउट द जर्नी वो लड़का घर से निकला तब भी ड्राइविंग सीट पे था, दुकान से सामान लेके लौट रहा था तब भी ड्राइविंग सीट पे था। क्या ऐसा तो नहीं था जो ड्राइविंग सीट से उठ के वो आके आगे चला गया, इंडिकेटर पे जाके बैठ गया? क्या? तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू हम बाइक बात करें तो बाइक के साथ साथ उसका पोजीशन थ्रू आउट द जर्नी चेंज नहीं कर रहा है। क्या? तो विद रिस्पेक्ट टू बाइक उसका जब पोजीशन जो है, तब स्टार्टिंग पॉइंट पे भी ड्राइविंग सीट पे था, और जब वो दुकान पे पहुंचा तब भी वो ड्राइविंग सीट पे था। तो उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आया। जब उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा टाइम के साथ साथ, तो क्या बोलेंगे? वैसा वैसा ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? वो रेस्ट में है। अगर ऐसे ही कोई लड़का ग्राउंड पे खड़ा है और उस बाइक वाले को ऑब्जर्व कर रहा है, तो फर्स्ट में मान लीजिए कोई लड़का एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक, और ये बाइक वाला इधर से आ रहा है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए यहाँ से और यहाँ के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, मान लीजिए 10 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर। फिर अगर लड़का यहाँ पे आया तो यहाँ पे 5 मीटर। हाँ, अब फिर भी लड़का अगर ये सामने पे आया तो सामने इसका और उसके बीच के क्या डिस्टेंस होगा? अगर सामने है तो 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर। अगर मान लीजिए यहाँ पे दुकान है, तो फिर अगर यहाँ दुकान 15 मीटर पे है तो क्या हो जाएगा? तो पोजीशन देखिए उस लड़का का, अगर यहाँ पे था, यहाँ पे, तो सबसे पहले लड़का और डिफरेंस पॉइंट का पोजीशन कितना था? ये लड़का मेरा डिफरेंस पॉइंट है, और यहाँ से यू आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। और फिर वो लड़का थोड़ा दूर आगे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे, तो फिर उसका और ये डिफरेंस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है। फिर वो सामने आ गया तो डिफरेंस पॉइंट का और उस लड़का के बीच का डिफरेंस कितना है? 0 है। फिर लड़का उस डिफरेंस पॉइंट से आगे निकल गया, तो यहाँ पे आएगा 5 होगा, यहाँ पे आएगा 10 मीटर होगा, यहाँ पे आएगा 15 मीटर होगा। तो थ्रू आउट द जर्नी क्या आप देख रहे हैं, जो रेफरेंस पॉइंट से उस लड़का का पोजीशन, जो लड़का बाइक पे है, वो चेंज हो रहा है। तो आप अगर विथ रिस्पेक्ट टू बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो बाइकर जो है वो किस में है? वो मोशन में है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू बाइक बोल देंगे तो वो बाइकर किस में आएगा? रेस्ट में आएगा। समझे? तो रेस्ट और मोशन आप ऐसे मतलब किसी को जज नहीं कर सकते जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मोशन में है। सबसे पहले आप रेफरेंस पॉइंट को देखिएगा, और फिर उसके बाद रेफरेंस पॉइंट का पोजीशन उस ऑब्जेक्ट के साथ देखिएगा, जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली अगर चेंज कर रहा है, तो आप उसको मोशन में बोलिएगा। टाइम के साथ उसका पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो आप उसको रेस्ट में बोलिएगा। ठीक है, नोट कर लिए सब लोग? यस सर। यस सर। चलिए मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, हाँ पूछिए सचिन। टाइम क्या होता है? टाइम हाँ, टाइम जब हम टाइम क्या होता है, जब हम मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ तब t=0 था, और टाइम के साथ मतलब क्या 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके टाइम के चेंजिंग के साथ साथ अगर उसका पोजीशन में चेंजिंग आया तब उसको बोलेंगे क्या? जो वो रेस्ट मोशन में है और पोजीशन चेंजिंग नहीं आया तो उसको क्या वो बोलेंगे? नहीं पूछ रहे सर। हाँ, हम क्या? पूछे सर टाइम होता क्या है सर, वो पूछ रहे। टाइम होता क्या है सर? वो तो टाइम क्या होता है? समय होता है। हेलो, इसका तो हिंदी मीनिंग हो गया सर समय। तो क्या वो समय ही तो होता है टाइम, जो कितना समय में सर कितना उसका वो डिफिनेशन पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, वो भी आपको बता देंगे। अभी हम देखे नहीं है, ठीक है, तो कल आएंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी हम जो मोशन बता रहे थे वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्या अभी जो मोशन बता रहे थे वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। मोशन क्लियर हो गया ना?
तो वो ठीक Yes, है, sir. आप जो टाइम जो पूछ रहे हैं उसका एग्जैक्ट डिफिनीशन तो वो भी बता देंगे आपको। अभी मौसम देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए मोशन में क्या बताए थे, अगर मान लीजिए ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम इसका पोजीशन देखेंगे। अगर तो हम इसका क्या देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। अगर मान लीजिए t=0 पे ये यहाँ था और t=1 सेकेंड पे यहाँ आया ऑब्जेक्ट, फिर t=2 सेकेंड पे ये यहाँ पे आया, फिर t=3 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आया। तो टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वैसा ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे, मोशन में बोल देंगे। और टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो वैसा ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे, रेस्ट में बोल देंगे। अब देखिए एक बात, तो यहाँ पे इसका पोजीशन मान लीजिए R1 था, यहाँ पे इसका पोजीशन R2 हो गया, यहाँ पे R3 हो गया, यहाँ पे R4 हो गया, और ये मेरा है रेफरेंस पॉइंट, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको रेस्ट और मोशन पूछा जाए तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को देखिए और रेफरेंस पॉइंट को देखिए, और उसके बाद देखिए जो टाइम के साथ टाइम को चेंजिंग होने के साथ साथ उसका पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसका पोजीशन चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। अगर पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर रेफरेंस किसे बोलेंगे? रेफरेंस कोई भी मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो कोई भी एक मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मोशन को, तो वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। कोई लड़का खड़ा है, अगर उसके वो अगर देखेगा, वो बताएगा जो ये मोशन कैसा है, तो उसके वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अगर बाइक के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो वो बाइक मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा। जिसके अबाउट हम उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो गया। समझे? अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट एट ए टाइम रेस्ट में भी हो सकता है और वो मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, उसके रेफरेंस पॉइंट पे। अभी हम बाइकर का एग्जांपल दिए थे, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, जो अगर बाइकर का विथ रिस्पेक्ट टू बाइक अगर आप देखिएगा तो वो पूरा थ्रू आउट द जर्नी वो रेस्ट में है। अगर ऐसे ही अगर बाइकर को कोई लड़का ग्राउंड पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो कौन सा मोशन में आएगा, उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में आ जाएगा। क्या, तो उसके क्या पोजीशन जो है, उसका पोजीशन, बाइकर का पोजीशन उस लड़के के साथ कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो एट ए टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कि रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड किस चीज पे करता है, डिपेंड उसके डिफरेंस पॉइंट पे करता है। डिफरेंस पॉइंट चेंज कीजिएगा तो आपका रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो एट ए टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ठीक, इतना क्लियर है सब लोग को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एक कोई बस जा रही है, ठीक है, अगर कोई लड़का एक बस में बैठा है, ठीक है, तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में वो लड़का रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में। चलिए ठीक है। अगर लड़का मान लीजिए बस चल रही है और लड़का सीट से वो खड़ा होकर ड्राइवर की ओर बढ़ रहा है, तो अब बताइए ड्राइवर के रिस्पेक्ट में वो लड़का किस में है, रेस्ट में है या मोशन में? मोशन में। बिल्कुल सही। काहे कि देखिए ड्राइवर अगर हम रेफरेंस लिए तो उसका पोजीशन देखिए, अगर लड़का वो बस में आ रहा है ड्राइवर की तरफ तो उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ पोजीशन उसका चेंज कर रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, मोशन में बोल देंगे। ठीक, इतना हो गया, सबको समझ में आ गया? थोड़े Yes. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir.
चलिए यस आगे। सर। अब बताइए आप लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कोई जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? Yes, sir. बताइए। So the quantity which can be measured is called हाँ। physical quantity. बिल्कुल सही। एनीथिंग दैट It कैन has बी two मेजर्ड types. आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। Physical जैसे quantity. टाइम, टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वो फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं तो वो क्या हो गया? मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। फोर्स, फोर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं तो उसको क्या हो गया? वो मेरा फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में जितना भी चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सब क्या आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए फिजिकल क्वांटिटी। Anything that can be measured. जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सब किसके अंदर आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर एग्जांपल, टाइम। एक मिनट रुक जाइएगा। एक मिनट रुक जाएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू है। जैसे टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, etc. ये सब क्या हो गया? आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब देखिए इसी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग अपना अपना। इसी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है? फर्स्ट है स्केलर, स्केलर और वेक्टर। स्केलर दूसरा क्वांटिटी। वेक्टर। सेकेंड किसको क्या डिवाइड किया गया? वेक्टर क्वांटिटी। नहीं हो रहा है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। और वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोग। आगे बताते हैं स्केलर और वेक्टर। आगे बताते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में। इतना लिख लिया ना? इरेज कर सकते हैं ना हम? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इरेज हो रहा है। ठीक है, तो बल देखिए स्केलर के बारे में हम क्या बताए थे? Which has only magnitude. जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। ठीक है, तो उसको कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, मास जो है कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मास जैसे 5 kg या फिर 10 kg बोलते हैं
तो इससे क्या होता है, ये 5 kg, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, इसमें यहाँ पे 10 kg, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, क्या है? तो ये सब किसका एग्जांपल हो गया? ये सब स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मास अगर बोलते हैं तो डायरेक्शन से रिलेटेड बात यहाँ पे नहीं आती है, मतलब डायरेक्शन वगैरह कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो उसको वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो वो वैसा क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। और ये इस यहाँ पे सिंपल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होता है। क्या होता है? सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। जैसे अगर मान लीजिए जो मेरे पास 5 kg का मास है और उसमें 2 kg और ऐड कर दीजिएगा, तो 5 to कितना हो जाएगा? 7 kg। ये है सिंपल लॉ ऑफ एडिशन। तो मास इसको फॉलो करता है, स्केलर क्वांटिटी इसको फॉलो करता है। स्केलर क्वांटिटी सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ठीक है। और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन से रिलेटेड कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। जैसे मास हम 5 kg बोल रहे हैं, तो इसमें आपको डायरेक्शन तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोल देंगे हम? स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन से रिलेटेड बात आएगी तो वैसा उसमें उस क्वांटिटी को क्या बोल देंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे which have magnitude and direction। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है वेक्टर क्वांटिटी के रिगार्डिंग, हो सके तो आप लोग याद कीजिएगा, ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन ये फॉलो नहीं करता है, ठीक। अगर इसमें अगर मान लीजिए जो कोई क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए 7 न्यूटन फोर्स है और प्लस 3 न्यूटन फोर्स है, तो इसको आप सिंपली 10 न्यूटन नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, समझे। आगे बताते हैं इसके बारे में। इतना सब लोग नोट कर लिए ना? तो ये कैसे फॉलो करता है सर? बता रहे हैं, इतना आप लोग नोट कर लिए ना? यस सर। सब लोग नोट कर लिए इतना? सचिन, मेघा, राहुल? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, अगर डायरेक्शन से सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का बात रहता है, तो मान लीजिए ये मेरा एक सिंपल सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पे कोई रेसिस्टर लगा हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे V वोल्ट है और इसके थ्रू I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इसका रेसिस्टर R है, तो यहाँ तो देखिए I जो फ्लो कर रहा है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है और इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो यहाँ तो I के पास डायरेक्शन है, I के पास डायरेक्शन है। और मान लीजिए I का वैल्यू 25 एम्पियर है, क्या है? 25 एम्पियर है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन को कंसीडर करें, ये मेरा साउथ हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया और ये मेरा वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे तो डायरेक्शन है इसके पास। कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन है। और यहाँ पे इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। फिर भी करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कंसीडर करते हैं, करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता है, समझे। करंट क्या करता है? करंट जो होता है वो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है।
तो यहाँ पे हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी के रिगार्डिंग हम लोग क्या पढ़े थे, वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग क्या पढ़े थे, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात हम अभी बताए थे आप लोग को, जो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करेगा तो उसको क्या बोल देंगे, कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, उसको बोल देंगे हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे अब आपका जो भी स्केलर और वेक्टर के रिगार्डिंग डाउट है सब आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 3 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, हम जानते हैं फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना आना चाहिए, अगर सिंपल लॉ ऑफ एडिशन होगा तो नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन बराबर 7 न्यूटन आना चाहिए रिजल्टेंट। अगर सिंपल लॉ ऑफ नहीं एडिशन, होगा। अगर सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया तो क्या, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो किया तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नेट रिजल्टेंट जो इसका होता है, नेट फोर्स, इस दोनों का कंबाइंड फोर्स जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, वो होता है 5 न्यूटन के बराबर, समझे। तो ये 5 न्यूटन कैसे आया, तो वेक्टर सम के थ्रू आया। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है उसको फॉलो किया है, और दो वेक्टर का सम आप कीजिएगा, जो वेक्टर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे रहेगा तो उसका सम कितना आएगा, 5 न्यूटन आएगा। ये आप लोग को 11th में पढ़ाया जाएगा। एक वेक्टर यहाँ पे है 3 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर ये मेरा 4 न्यूटन का, और इसका नेट जो निकालिएगा, इसका नेट जो निकालिएगा ये मेरा आएगा 5 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में देखिए नेट रिजल्टेंट ये जो अगर 7 आता तो वो किसको फॉलो करता है, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और यहाँ पे इसका नेट रिजल्टेंट कितना आया, 5 न्यूटन आया। तो जो भी अगर सिंपल लॉ ऑफ एडिशन वाला जो फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे देखिए इसी में अगर हम आपको, अगर ये आप बोल रहे हैं ये 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और ये 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों एक ही बॉडी पे लग रहा है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा रिजल्टेंट फोर्स कितना है तो क्या बताइएगा आप, सर 2 या 1? नो सर 1 बताइएगा ना। तो अगर हम Yes, sir. हम इसको ऐड भी कर रहे हैं तो ये मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर सिंपली अगर ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना, लेकिन हमको मिल कितना रहा है, 1 न्यूटन मिल रहा है। तो ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसीलिए इसको कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो थोड़ा बहुत सिंपल लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है ना। 2 + 2 4 होगा तो ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन हो गया। और 2 + 2 यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्शन उसका अपोजिट रहेगा, यहाँ पे 2 न्यूटन है और फिर यहाँ पे भी 2 न्यूटन है, अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो कितना हो जाएगा फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो गया। तो 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 4 भी हो सकता है। और वेक्टर लॉ में तो थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण वो थोड़ा बाहर में हो गया, टेक्निकल ग्लिच के कारण। चलिए, तो 2 + 2 बता रहे थे, 2 + 2 सिंपल एडिशन में कितना होता है, 2 + 2 सिंपल एडिशन में 4 होता है। अब वेक्टर एडिशन में क्या होता है, उसका डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए डायरेक्शन अगर इधर 2 न्यूटन है
और इधर 2 न्यूटन है, तो कितना हो गया नेट फोर्स कितना होगा इस पे? 0 आ गया। और इस पे अगर मान लीजिए 2 न्यूटन इधर है और दूसरा 2 न्यूटन भी अगर इधर आ जाएगा तो कितना होगा? अब इसका 4 न्यूटन। 4 न्यूटन हो जाएगा। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वो सिंपल एडिशन नहीं होता है। कभी कभी वो सिंपल एडिशन में अगर डायरेक्शन सेम होगा तब सिंपल एडिशन की तरह बिहेव करेगा, और डायरेक्शन किसी एंगल पे होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो वो सिंपल और लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया ना आप लोग को? तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़े थे। तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्या मतलब हम ऐसे मतलब मोशन में नहीं बोल सकते हैं या फिर रेस्ट में नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डिफरेंस पॉइंट देखना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या जज करेंगे? तो टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टाइम के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेगा डिफरेंस पॉइंट के साथ, तब हम उसको क्या बोल देंगे? मोशन में बोल देंगे। टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे? रेस्ट में बोल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एट ए टाइम। एट ए टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में भी बोल सकते हैं और मोशन में भी बोल सकते हैं। क्या डिपेंड करता है किस पे? हमारा रेफरेंस पॉइंट पे। अगर हम मूविंग बाइकर का एग्जांपल लेते हैं, घर से निकला है दुकान सामान लाने के लिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू बाइक वो बाइकर किस में था? रेस्ट में था। और विथ रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसके रिस्पेक्ट में वो किस में था? तो मोशन में था। तो एट ए टाइम बाइकर रेस्ट में भी था और मोशन में भी था। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिफरेंस पे डिपेंड करता है। बाइक के डिफरेंस में लिए तो वो रेस्ट में था और मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वो मोशन में था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में जितना भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं तो सब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ गया है। और उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को क्या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट क्या है? स्केलर है, दूसरा क्या है? वेक्टर है। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है। जैसे 25 न्यूटन, जैसे 25 केजी या 30 केजी, तो इसके पास क्या है? सिर्फ 25 या 30। ये क्या है? यही इसका क्या है? हाउ मच अमाउंट या हाउ मच फिजिकल क्वांटिटी कंटेंट इन द मैटर, ये क्या उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा